रिद्धि की ननद दामन को देखने लड़के वाले आ रहे थे। रिद्धि अपनी ननद को लेकर तैयार करवाने के लिए पार्लर गई थी और वहां से दामन और रिद्धि लड़के वालों के आने के थोड़ी देर पहले ही वापस आ गए थे। दामन को बहुत अच्छे से रिद्धि ने तैयार करवाया था। लड़के वाले आ चुके थे और दामन उन्हें पसंद आ चुकी थी। उन्होंने अपनी तरफ से हाँ कर दी थी और बोला कि परसों शुभ दिन है, वह लोग आकर दामन का रोका कर जाएंगे और घर पर ही दामन और उनका बेटा शक्ति एक दूसरे को अंगूठी पहना देंगे। ज़्यादा बड़ा फंक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं। घर में सब बहुत खुश थे कि लड़के वालों को एक बार में ही दामन पसंद आ गई थी। लेकिन रिद्धि ने जब से लड़के को देखा था, उसके मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे और उसे ऐसा लग रहा था कि यह लड़का दामन के लिए सही नहीं है। रिद्धि बहुत परेशान सी लग रही थी, पर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो रहा है। एकाएक रात में रिद्धि जोर जोर से चिल्लाने लगी और बोलने लगी, वह लड़का दामन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं दामन की शादी शक्ति के साथ कभी नहीं होने दूंगी। यह शादी नहीं हो सकती। सबको लगा एकाएक रिद्धि को क्या हो गया है। घर में सब परेशान हो गए। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? रिद्धि तो शक्ति को जानती भी नहीं थी। घर वालों ने रिद्धि से दिमाग पर जोर डालने के लिए कहा और बोला, ठीक से सोचकर बताओ, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि शक्ति सही लड़का नहीं है? हमने पूरी जांच पड़ताल की है उसके बारे में। अच्छे घर से है, हमारे जाति बिरादरी से है, हमारे कई रिश्तेदार उसे जानते हैं। ऐसी कोई खराबी तो उसमें नहीं है। रिद्धि ने बोला, पता नहीं, मैं तो शक्ति को जानती भी नहीं हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि दामन और शक्ति की शादी नहीं होनी चाहिए। रिद्धि पिछले 10 सालों से उस घर की बहू थी और बहुत अच्छे से उसने घर को संभाला था। दामन को वह अपनी छोटी बहन समझती थी और उसका बहुत ख्याल रखती थी। इसलिए ससुराल वालों को उसके ऊपर पूरा भरोसा था कि अगर वह ऐसा कुछ बोल रही है तो एक बार और जांच पड़ताल कर लेते हैं। आखिर दामन की पूरी जिंदगी का सवाल है। दामन के माँ बाप और रिद्धि के पति यानी कि दामन के भाई व्योम, सब ने अपनी अपनी तरफ से शक्ति की जांच पड़ताल करवानी शुरू कर दी, पर हर तरह से शक्ति और उसके परिवार को सही पाया गया। इसलिए रिद्धि के ससुराल वालों ने बोला, रिद्धि बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। शक्ति हर तरह से दामन के काबिल है, इसलिए अब शक्ति और दामन का रोका और सगाई तो होगी। तुम अपने दिमाग से यह गलतफहमी निकाल दो। रिद्धि को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रिद्धि के मायके से भी जांच पड़ताल करवाई गई थी कि क्या पता वह लोग शक्ति को जानते हो और रिद्धि ने कभी उसे देखा हो, इसलिए वह ऐसा बोल रही है। पर उसे कुछ भी याद नहीं। लेकिन रिद्धि के मायके वालों ने भी साफ मना कर दिया कि वह शक्ति को नहीं जानते। निश्चित दिन पर लड़के वाले अपने समय पर आ चुके थे और अब दामन का रोका होना था और उसके बाद शक्ति और दामन की सगाई होनी थी। रिद्धि बेमन से सारी तैयारियां कर रही थी, क्योंकि वह जैसे ही शक्ति को देखती थी उसे बहुत जोर का गुस्सा आता था। उसे ऐसा लगता था कि शक्ति को वह जोर जोर से मारे और धक्के देकर घर से बाहर निकाल दे। पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दामन और शक्ति का रोका हो चुका था और अब शक्ति दामन को सगाई की अंगूठी पहनाने जा रहा था कि एकाएक रिद्धि ने शक्ति के हाथ से अंगूठी छीन ली और उसे फेंक दिया और बोला, निकल जा इस घर से बाहर। मैं तुझे दामन की ज़िंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी। तेरी औकात नहीं है दामन से शादी करने की। तेरे सारे कुकर्म दुनिया के सामने जरूर आएंगे। इतनी आसानी से तू बच नहीं पाएगा। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तेरा सारा काला चिट्ठा दुनिया के सामने जरूर लाऊंगी और अगर हो सका तो मैं खुद तुझे
तेरे किए की सज़ा दूंगी। तैयार हो जा अपने किए गए कर्मों की सज़ा भुगतने के लिए। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि रिद्धि अचानक क्या बोल रही है। सब लोग हैरान थे कि एकाएक रिद्धि बेहोश होकर गिर गई। अब किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। दामन के माँ बाप ने लड़के वालों से माफ़ी मांगी और बोला, हमारी बहू शायद बीमार है, बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर में है, हमें उसको डॉक्टर को दिखाना होगा। आप लोग प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, पता नहीं इसे क्या हो गया है। अब यह सब सगाई कुछ दिनों के बाद ही हो पाएगी, पहले हम इसे डॉक्टर से दिखा लेते हैं। शक्ति अपने माँ बाप के साथ वापस लौट चुका था। शक्ति और उसके घर वालों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि रिद्धि ऐसा अजीब व्यवहार उनके साथ क्यों कर रही है। रिद्धि के ऊपर पानी के छींटे डालने पर वह होश में आई। उसने बोला, मुझे क्या हो गया है? क्या हुआ? दामन और शक्ति की सगाई हो गई क्या? तो रिद्धि की सासू माँ ने बोला, सगाई क्या होनी है, तूने तो अच्छा खासा तमाशा कर दिया लड़के वालों के सामने। पता नहीं वालों क्या सोच रहे होंगे, पता नहीं अब वह दामन से शादी करेंगे भी या नहीं, या क्या फितूर चढ़ गया है तेरे दिमाग में। इतनी तो जांच पड़ताल करवा ली शक्ति की, उसके बाद भी तू उसके ऊपर उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाए जा रही है। अरे शक्ति एक अच्छा लड़का है, तू मान क्यों नहीं लेती? माना कि तू दामन का भला चाहती है, लेकिन इस तरह की बातें करके तू दामन का भला नहीं कर रही, बल्कि उसकी ज़िंदगी खराब कर रही है। शक्ति इतना अच्छा लड़का है, इतनी अच्छी सैलरी है उसकी, इतनी बड़ी कंपनी में काम करता है, माँ बाप का इकलौता बेटा है, एक ही बहन है, वह भी शादीशुदा, अच्छी खासी संपत्ति है माँ बाप के पास, और क्या चाहिए हमें अपनी दामन के लिए। लेकिन पता नहीं क्यों तू यह रिश्ता होने ही नहीं दे रही है। तू तो कभी हमारे लिए बुरा नहीं सोच सकती, फिर आज तुझे क्या हो गया है? रिद्धि ने बोला, पता नहीं, मुझे तो ठीक से कुछ याद भी नहीं। व्योम ने रिद्धि को सब कुछ याद दिलाया कि किस तरह से उसने शक्ति और उसके घर वालों की बेइज्जती की। रिद्धि को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसने यह सब कुछ क्यों किया। रिद्धि की सासू माँ ने बोला, बेटा मुझे लगता है यह दामन से कुछ ज़्यादा ही अटैच है, और यह दोनों ननंद भाभी ज़्यादातर वक्त साथ बिताती हैं, और दामन के से बिछड़ने की टेंशन में रिद्धि ऐसी हरकतें कर रही है। तू इसे एक बार किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से दिखा ला, नहीं तो यह ऐसे ही फिजूल की बातें करती रहेगी। आखिर हमें भी तो पता चले कि इसे क्या हुआ है। व्योम को अपनी माँ की बात ठीक लगी और वह रिद्धि को लेकर साइकियाट्रिस्ट के पास चला गया। साइकियाट्रिस्ट ने रिद्धि का पूरा चेकअप किया, उसकी अच्छे से काउंसलिंग की, पर उन्हें सब कुछ नॉर्मल लगा। रिद्धि में किसी तरह के कोई विकार के लक्षण नहीं दिख रहे थे, वह पूरी तरह से नॉर्मल थी। साइकियाट्रिस्ट ने बोला, आपकी पत्नी पूरी तरह से नॉर्मल है, इन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। हो सकता है ज़्यादा टेंशन की वजह से इन्होंने थोड़ी बहुत बहकी बहकी बातें कर दी हों, जो कि बहुत नॉर्मल है। अक्सर काम के प्रेशर में या नींद नहीं पूरी होने की वजह से ऐसा हो जाता है। इन्हें किसी दवा की ज़रूरत नहीं है, बस आराम करने दीजिए, बाकी तो सब कुछ मुझे ठीक ही लग रहा है। व्योम रिद्धि को लेकर घर आ गया और अपने मम्मी पापा को सारी बात बता दी कि रिद्धि पूरी तरह से नॉर्मल है, और अब तो घर में सबको लगने लगा कि आखिर रिद्धि अपनी ननद दामन के साथ ऐसा क्यों कर रही है। आखिर क्यों वह दामन की शादी नहीं होने देना चाहती। खैर, रिद्धि की सासू माँ ने पूरी तरह से उसे आराम करने के लिए कहा, और व्योम से भी कहा कि वह 1 हफ्ता छुट्टी ले ले और रिद्धि को अच्छे से ख्याल रखे, उसे घुमाए फिराए, उसे किसी तरह का मेंटल प्रेशर नहीं होने दे, ताकि वह पूरी तरह से नॉर्मल रहे और दामन और शक्ति की सगाई हो सके। व्योम ने अपने ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली। 1 हफ्ता रिद्धि और व्योम ने पूरा अच्छे से एंजॉय किया। रिद्धि पूरी तरह से नॉर्मल थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। 1 हफ्ते के बाद रिद्धि के सास ससुर ने शक्ति के माँ बाप से बात करके रिद्धि की गलती के लिए दोबारा माफ़ी मांगी।
और उन्हें सगाई के लिए घर बुलाया और बोला कि हमारी बहू रिद्धि बहुत मेंटल प्रेशर में थी। उसके ऊपर काम का बहुत बोझ पड़ गया था, इसलिए वह ऐसी बहकी बहकी बातें करने लगी थी। अब वह पूरी तरह से ठीक है। आप लोग घर आ जाइए और सगाई कर लेते हैं। अगले दिन शक्ति दोबारा अपने माँ बाप के साथ दामन के घर दामन से सगाई करने के लिए आ चुका था। दामन भी शक्ति को देखकर खुश हुई, क्योंकि वह मन ही मन शक्ति को पसंद करने लगी थी। इस बार रिद्धि ने सोच लिया था कि वह पूरी तरह से खुद पर काबू रखेगी, क्योंकि सच यही है कि वह शक्ति को नहीं जानती है। पता नहीं क्यों शक्ति को देखने के बाद वह आपे से बाहर हो जाती है और ऐसी हरकतें करने लगती है कि उसे खुद याद नहीं रहता कि वह क्या कर रही है और ऐसा क्यों हो रहा है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। खैर, शक्ति आ चुका था। दोबारा वह दामन को अंगूठी पहनाने जा ही रहा था, पर इस बार तो रिद्धि ने सारी हदें ही पार कर दी। उसने जाकर शक्ति को एक जोरदार तमाचा लगा दिया और बोला, तुझे तेरे किए का अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। तू इतना बड़ा पाप करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। यह सब बोलते हुए रिद्धि की आवाज़ बहुत भारी हो रही थी। बहुत अजीब सी आवाज़ में रिद्धि ऐसी बातें कर रही थी जिसे सुनकर सब बहुत डर गए थे। शक्ति और उसके घर वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। इस बार तो शक्ति और उसके घर वाले बिल्कुल गुस्सा हो गए और शक्ति के माँ बाप ने बोला, हम यह शादी नहीं करेंगे। आपकी बहू बार बार हमारे बेटे की बेइज्जती करती है। इस बार तो उसने हद ही कर दी, मेरे बेटे पर हाथ उठा दिया। अब तो यह रिश्ता नहीं हो सकता। आखिर हमारी भी कुछ इज्जत है। दामन, व्योम और उसके माँ बाप को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि रिद्धि कैसा पागलपन दिखा रही थी और क्यों। आज तक पिछले 10 सालों में रिद्धि ने कभी ऐसा नहीं किया था। फिर एकाएक उसे क्या हो गया था। शक्ति के घर वाले शक्ति को लेकर रिश्ता तोड़कर जाने लगे तो रिद्धि ने दोबारा शक्ति को पीछे से पकड़ लिया और बोला, तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। तुझे तेरे किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी, या तो कानून से या तो मैं खुद तुझे दूंगी, लेकिन तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। शक्ति अपना हाथ रिद्धि से छुड़ाना चाहता था, लेकिन रिद्धि की पकड़ इतनी तेज थी कि शक्ति अपना हाथ छुड़ा ही नहीं पा रहा था। व्योम ने बहुत ज़ोर से रिद्धि को एक थप्पड़ लगा दिया, लेकिन रिद्धि टस से मस नहीं हुई और उसने शक्ति का हाथ नहीं छोड़ा, बल्कि इस बार तो उसने अपने दूसरे हाथ से शक्ति की गर्दन पकड़कर उसे उठा दिया, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो गए कि रिद्धि को यह क्या हो गया है और एकाएक उसके अंदर इतनी ताकत कैसे आ गई कि उसने एक 6 फुट के आदमी को अपने एक हाथ से गर्दन पकड़कर ऊपर उठा दिया है। दोस्तों, यह कहानी अभी यहीं तक। कहानी का अगला भाग जल्द ही आएगा।